नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लिटरेरी टर्म्स की पूरी सीरीज को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये एक और लिटरेरी टर्म्स पर वीडियो होगा जिसमें हम 3 लिटरेरी टर्म्स को दोस्तों डिस्कस करेंगे। पहला है दोस्तों एलिगरी, दूसरा है इल्यूजन और तीसरा है एपिलॉग। इन तीनों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये लिटरेरी टर्म्स की पूरी सीरीज है। मैंने काफी वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और लिटरेरी टर्म्स को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो वो पीछे की जो वीडियोस हैं, जो 8 या 9 वीडियोस होंगे मैंने जो अपलोड की हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। सारे के सारे लिटरेरी टर्म्स को मैं कवर करता हुआ चल रहा हूं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो लोग यूपी से या फिर किसी और स्टेट से टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने लिटरेचर के नोट्स बना के रखे हैं। दोस्तों, आपको लिटरेचर या फिर ग्रामर के नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो एलिगरी से। सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन को दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं कि एलिगरी होती क्या है, वो किस तरह से इंग्लिश लिटरेचर में काम करती है। एन एलिगरी इज ए नैरेटिव वेदर इन प्रोज और वर्स। इट इज ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी। इट हैज ए सरफेस स्टोरी एंड अनदर स्टोरी हिडन बीनीथ। एलिगोरीज आर ऑफन मोरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, एलिगरी जो होती है वो पहले थे एक नैरेटिव पोएम होती है या फिर कोई प्रोज वर्क होता है। ये दोनों तरह से हो सकती है, प्रोज में भी हो सकती है यानी कि पद में या गद में, दोनों में हो सकती है। प्रोज होता है आपका गद और वर्स होता है आपका पोएट्री, राइट, पद। इट इज ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी। इसमें दोस्तों आपको 2 स्टोरी देखने के लिए मिलेंगी। पहली जो सरफेस स्टोरी होती है। सरफेस स्टोरी दोस्तों क्या होती है, जिस स्टोरी को हम पढ़ रहे हैं उसे हम सरफेस स्टोरी कहते हैं, जिसको मतलब राइटर ने लिखा है, उस स्टोरी के अंदर उसने एक और हिडन स्टोरी दी है, यानी कि वो किसी और स्टोरी का या किसी इवेंट का, किसी भी रिलीजियस हिस्टोरिकल थिंग का या पॉलिटिकल चीज का वो रेफरेंस दे रही होगी, यानी दूसरी चीज को वो बता रही होगी, हमारी जो सरफेस स्टोरी है। तो दोस्तों इसी तरह की टेक्निक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एलिगरी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को दोस्तों हिंदी में समझ लेते हैं। एलिगरी एक लंबी कहानी होती है जिसे गद या पद दोनों में लिखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोज और पोएट्री, प्रोज और वर्स दोनों में लिखा जा सकता है। एलिगरी के अंदर हमें 2 कहानियां देखने के लिए मिलती हैं दोस्तों। पहली सरफेस स्टोरी, मतलब जो स्टोरी हमें राइटर लिख के देता है, और एक वो वाली स्टोरी जिसे राइटर रेफरेंस के रूप में देता है, मतलब हिडन स्टोरी। उसके पीछे एक स्टोरी छुपी होती है या फिर वो किसी स्टोरी के बारे में बता रहा होता है, उसी को दोस्तों हम एलिगरी कहते हैं। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन दोस्तों अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप्स की। दोस्तों एलिगरी जो है वो 2 टाइप की होती है। सबसे पहला हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी। जैसे कि एनिमल फार्म्स है। एनिमल फार्म्स जो लिखी गई है दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, इन्होंने वो कब पब्लिश कराई थी, 1945 में कराई थी। अगर आप जॉर्ज ऑरवेल की इस एनिमल फार्म को दोस्तों पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि ये स्टोरी रेवोल्यूशन हुआ था जो 1917 के में, उसके ऊपर बेस्ड है। इन्होंने करेक्टर जो लिए हैं वो करेक्टर्स तो एनिमल्स हैं, लेकिन अगर आप इन करेक्टर्स को मैच करोगे दोस्तों तो वो रेवोल्यूशन में जो करेक्टर्स थे उनसे मैच करते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है दोस्तों जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है जिसका नाम है एब्सोलम एंड एकिटोफल, जो आया था दोस्तों 1681 में। ये भी दोस्तों एक एलेगोरिकल वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दूसरा टाइप जो इसका होता है, द एलिगरी ऑफ आइडियाज। जो एलिगरी ऑफ आइडियाज होती हैं वो किस तरह के वर्क होते हैं, जैसा कि जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है दोस्तों जिसका नाम है द पिलग्रिम प्रोग्रेस। ये एक एलिगरिकल वर्क है दोस्तों
जिसमें एलेगरी ऑफ आइडियाज का इस्तेमाल हुआ है। आई होप दोस्तों आपको एलेगरी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, एलेगरी एक लंबी कहानी होती है जिसे पोइट्री या प्रोज, गद्य या पद दोनों में लिखा जा सकता है। इसमें हमें दो कहानियां देखने के लिए मिलती हैं। एक सरफेस स्टोरी जिसे राइटर हमें देता है लिख के, उसे हम सरफेस स्टोरी कहेंगे। एक हिडन स्टोरी यानी कि वो जो चीजें हैं जो राइटर हमें लिख के देता है वो किसी और कहानी, घटना, इवेंट, रिलीजियस थिंग, हिस्टोरिकल थिंग या फिर पॉलिटिकल चीजों को वो रेफरेंस दे रहा होगा, वो कहानी छुपी हुई उसमें होगी। ठीक है, उसी को हम एलेगोरी कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की तरफ। दूसरा लिटरेरी टर्म है दोस्तों एल्यूजन। एल्यूजन की बात करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन को। लिटरेचर में एल्यूजन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? एन एल्यूजन इज एन अनएक्सप्लेन्ड रेफरेंस टू समवन और समथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। मान लो दोस्तों कोई राइटर है, वो एक वर्क लिखने जा रहा है, ठीक है। अब जब वो वर्क लिखता है तो वो किसी दूसरी चीजों का रेफरेंस वहां पर देता है और वो उस रेफरेंस को ज्यादा दोस्तों एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जिस चीजों का रेफरेंस देता है वो ये समझ के चलता है कि जो रीडर है उसे जो रेफरेंस में दे रहा हूं उसे उस रेफरेंस के बारे में पहले से ही पता होगा, यानी कि वो बहुत ही फेमस चीजों का रेफरेंस दोस्तों देता है, इसलिए वो उसकी ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। राइटर्स कॉमनली एल्यूड टू अदर लिटरेरी वर्क्स, फेमस इंडिविजुअल, हिस्टोरिकल इवेंट्स, बाइबल, रोमन मैथोलॉजी और ग्रीक मैथोलॉजी। देखिए जो ये राइटर हैं वो किस तरह के ज्यादातर एग्जाम्पल्स को या फिर रेफरेंस को प्रेफर करते हैं, जो कि कोई फेमस लिटरेरी वर्क हो, जो लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क हो चुका हो उसका रेफरेंस देते हैं, या फिर कोई फेमस इंडिविजुअल का। मान लो कि आप किसी वर्क को लिख रहे हैं और आप उसमें शेक्सपियर का ही रेफरेंस देने लगे, तो शेक्सपियर के बारे में आपको ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं शेक्सपियर एक बहुत ही अच्छे ड्रामेटिस्ट थे, वो बहुत ही बढ़िया अच्छे किस्म की ट्रेजेडीज लिखते थे। तो अगर आप ऐसा कोई उनके बारे में रेफरेंस दोगे शेक्सपियर के बारे में, तो आपको उनकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। या फिर दोस्तों हिस्टोरिकल इवेंट का जो वो दे सकते हैं रेफरेंस, बाइबल से कोई भी चीजें उठा के दे सकते हैं, रोमन मैथोलॉजी से या फिर ग्रीक मैथोलॉजी से। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, एल्यूजन दोस्तों किसे कहते हैं? जब राइटर एक वर्क को लिखता है तो उसमें वो किसी फेमस चीज का रेफरेंस देता है जिसकी वो हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देता। वो यह मानकर चलता है कि जो रीडर है उसे इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अब ये किस तरह की हो सकती हैं चीजें? जैसे कि लिटरेरी वर्क, फेमस इंडिविजुअल, हिस्टोरिकल इवेंट, बाइबल, रोमन मैथोलॉजी और ग्रीक मैथोलॉजी जैसी चीजें हो सकती हैं। दोस्तों समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। सबसे पहला एग्जाम्पल है दिस प्लेस इज लाइक ए गार्डन ऑफ ईडन। देखिए मैंने सबसे पहला रेफरेंस किस चीज का दिया है इसमें दोस्तों? गार्डन ऑफ ईडन का। मतलब कि एक प्लेस है उसकी तुलना किससे की जा रही है दोस्तों? रेफरेंस देकर गार्डन ऑफ ईडन से। दूसरा देखते हैं दोस्तों, डोंट एक्ट लाइक ए रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। उसके सामने दीवानों जैसा आप बर्ताव मत करो, मतलब कि अपना एक्शन जो है वो दीवानों जैसा मत रखो। अब हम जब दीवानों की बात करते हैं दोस्तों, रोमियो का ही हम नाम क्यों लेते हैं? ठीक है, तो रोमियो का नाम इसलिए लेते हैं जैसे कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक वर्क है रोमियो एंड जूलियट। उसमें भी दो प्रेमी जोड़ा होता है, मतलब एक कपल होता है, उसमें रोमियो उसको प्यार करता है और वो उसकी दीवानगी में दोस्तों उससे मिलने के लिए एक बालकनी पे जाता है, और वो जो जूलियट है वो तो बालकनी पे आती है और जो रोमियो है वो दीवार पर चढ़ के उससे मिलने जाता है। तो रोमियो दोस्तों दीवाने टाइप के लोगों को कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है कि डोंट एक्ट, ऐसा कोई काम मत करो जैसा कि रोमियो करते हैं उसके सामने। तीसरा दोस्तों एग्जाम्पल है, हे गैस हु इज द न्यू शेक्सपियर ऑफ आवर स्कूल इज। देखिए यहां पे कहा गया है कि गैस करो हमारे स्कूल का नया शेक्सपियर कौन है, मतलब कि कोई इंसान है, उसे
डायरेक्ट नेम दिया गया है दोस्तों शेक्सपियर का, मतलब कि उसके अंदर जो राइटिंग स्किल्स हैं वो ऐसी हैं जैसी कि विलियम शेक्सपियर के अंदर थी। तो उसने ऐसा ही कहा है कि हु इज द न्यू शेक्सपियर ऑफ आवर स्कूल इज। ठीक है, तो इस तरह का जो रेफरेंस है वो शेक्सपियर का नाम लेकर कहा है। तो दोस्तों ये हो गया इल्यूजन। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे लिटरेरी टर्म की तरफ, जिसका नाम है एपिलॉग। देखिए पहले समझ लेते हैं ये वर्ड आया कहां से है। दोस्तों ये वर्ड आया है ग्रीक फ्रेज से। इस फ्रेज से दोस्तों इसे लिया गया है। इसका मतलब होता है दोस्तों नैरेटिव। तो आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है दोस्तों, ये बस ग्रीक लैंग्वेज से आया है, आपको ये ध्यान रखना है, जिसका मीनिंग होता है नैरेटिव। अब दोस्तों समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। एन एपिलॉग इज ए शॉर्ट स्टोरी और फेबल विच प्रोवाइड्स ए सिंपल मोरल लेसन। एपिलॉग्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड यूजिंग एनिमल कैरेक्टर्स। दोस्तों एपिलॉग के अंदर शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी स्टोरी होती है, और फेबल होती है। फेबल क्या होती है? जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें दोस्तों हमें क्या देखने के लिए मिलता है? मोरल लेसन देखने के लिए मिलता है, मतलब कि इसमें हमें कोई ना कोई उपदेश दिया जा रहा होता है। मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल्स में ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। द लायन एंड द माउस। दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी, एक शेर चूहे को खाने वाला ही होता है, लेकिन चूहा उससे कहता है कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे खाने के बाद आपका पेट तो वैसे भी नहीं भरेगा, यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसी ना किसी दिन आपके काम आ सकता हूं। तो दोस्तों चूहा ये बात बोलता है, शेर को ये बात समझ में आती है कि मैं इसे खाऊंगा तो जब भी मेरा पेट में नहीं भरेगा, इससे अच्छा है इसे छोड़ देता हूं। तो दोस्तों शेर उस दिन उसे छोड़ देता है, लेकिन एक दिन जब शेर को एक जाल में बंद कर लेता है कोई शिकारी, तो उस दिन वो चूहा उसकी मदद करता है दोस्तों, उसको जाल को काटकर उसे छुड़ा लेता है शेर को। तो दोस्तों मतलब यहाँ पे एक स्टोरी समझ में आती है कि कोई दोस्त जो है, या तो वो छोटा है या बड़ा है, वो कभी ना कभी हमारे काम आ सकता है। मतलब एक उपदेश इसमें मिलता है हमें, मोरल लेसन हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। कोई भी चीज छोटी बड़ी हो, लेकिन अपने टाइम पे वो अपना काम करती ही है। देखिए उस दिन शेर ने चूहे को छोड़ दिया था, ये सोचकर इससे जब भी मेरा पेट नहीं भरेगा ठीक है इसलिए इसे छोड़ ही देता हूं। लेकिन जब शेर जाल में फंस गया तो ये छोटा सा चूहा रस्सी काटने का काम अच्छे से कर लेता है, उसने अपने दोस्त शेर को बचा लिया। और दूसरी स्टोरी आपने दोस्तों सुनी होगी खरगोश की और कछुए की। आई होप ये स्टोरी आपको बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों ने सुनी होगी। तो उसमें भी हमें दोस्तों एक मोरल लेसन दिया गया है। दोस्तों उसी को हम एपिलॉग कहते हैं, जिसके अंदर एक मोरल लेसन मिले और करेक्टर जो हो वो एनिमल्स करेक्टर हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने तीनों लिटरेरी टर्म्स आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।